तो सामने देखिए एक और डिफरेंस आपके लिए, इसमें मैंने आपके लिए 8 पॉइंट रखे हैं, जिसमें मेन आपका जो रोल प्ले करेगा बेटा वो डेफिनेशन करेगा। क्या करेगा? तो डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए, ताकि क्या अपने आप ही टीचर को समझ में आ जाए कि जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं क्या वो सही तरह से जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और 1% कंपनी के बारे में, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप जब आपने सुना हुआ है कि सिंगल बंदा जो है बिजनेस रन करता है ना, और ऐसे ही आपका क्या हो जाता है 1% कंपनी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी सिंगल बंदा करता है, ठीक है। तो आपने अक्सर ही सुना होगा दोनों टर्म्स। तो आज इनके बीच में हम डिफरेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेन फोकस आपका डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन अगर सही है तो उसका मतलब आपका रास्ता बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल वे जो है बहुत सही है डिफरेंस करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीनिंग में हमने लिखा है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि ये अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होगा, यानी ये कहीं भी इनकॉर्पोरेट नहीं है। जैसे कंपनी है उसको आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, सब कुछ करना होता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये अनइनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। नंबर 2, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सिंगल इंडिविजुअल, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। जैसे कंपनी उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, इसको ऐसा नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो इसने बोला और ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, यानी अकेला बंदा इसको ओन्ड और क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, चलाएगा। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये क्या सबसे सिंपल माना गया है और मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो कि जनरली लोग ओपन करते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर, ये वो है, ठीक है। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा आप भी करो ताकि समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। वेयर इन द ऑनर इज, जहां पे जो मालिक है वो पर्सनली लायबल होगा फॉर द बिजनेस ऑब्लिगेशन, बिजनेस के जितने भी ऑब्लिगेशन होंगे, ठीक है, जो भी लॉस हो रिस्क हो जो भी है वो खुद ही पर्सनली लायबल होगा, कोई दूसरा इसमें आ ही नहीं सकता, जो अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है ना। एंड एंजॉय कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग भी बेटा खुद से करेगा। अगर उसको डिसीजन लेना होगा तो वो तुरंत ले सकता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, तुरंत के तुरंत जो मर्जी डिसीजन ले सकता है। अब पार्टनरशिप इन सब में क्या होता है, बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस में उसमें बहुत सारे बंदे होते हैं, तो क्या है वो डिसीजन लेना है, अगला बंदा करे नहीं मैं तो एग्री नहीं करता, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है डिसीजन लेने में। बट यहाँ पे क्या फास्ट डिसीजन मेकिंग देखने को मिलता है, क्लियर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, ओन्ड और ऑपरेट किया जाएगा सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा। साथ ही साथ ये सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस माना गया है, बिजनेस स्ट्रक्चर, जहां पे ऑनर जो है पर्सनली लायबल होता है हर चीज के लिए फॉर ऑल बिजनेस ऑब्लिगेशंस एंड एंजॉय करता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। यहां पॉइंट समझ में आ गया। देन आगे बात करते हैं ओपीसी की। किसकी बात करते हैं? ओपीसी की बात कर लेते हैं। ओपीसी क्या कह रहा है? तो एन ओपीसी इज अ हाइब्रिड, बेटा देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिक्स, ये मिक्स है किस चीज का, ठीक है, ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, और एंड अ कंपनी, कंपनी का भी देखेगा। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बस सिंगल बंदा भी रहेगा तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगा, और कंपनी के भी कुछ इसमें क्या मिलेंगे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको हाइब्रिड बोला हुआ जो मिक्स होकर निकला है, ठीक है ना। आगे ये पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुछ टाइम पहले ही आया था, 2013 के आसपास आया था, ये कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, याद रखना, ठीक है ना। इसमें लगा इट प्रोवाइड्स अ सोल प्रोप्राइटर विद एन अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश अ कंपनी। ये सोल प्रोप्राइटर जो अकेला बंदा है उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि बेटा तू इस कंपनी स्टार्ट कर ले, टू एस्टैब्लिश कंपनी, कंपनी बना ले, है ना। इट इज कंसिडर्ड एज अ, इसको क्या माना जाता है, प्राइवेट कंपनी माना जाता है, जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी अगर कोई दिक्कत होती है तो एक सीमित वे तक ही क्या रहेगा, ये लायबल रहेगा, क्लियर है। चलो एक बार रिपीट करते हैं देन आगे बढ़ेंगे। सोलो प्रोप्राइटरशिप को क्या बोला हमने, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, और ये वाला बेटा आपका इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, ये भी डिफरेंस का पार्ट बन सकता है। ये अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, ये इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस हो गया, ठीक है ना। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सिंगल इंडिविजुअल, ये सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर माना गया है। यहाँ पे ऑनर पर्सनली लायबल होता है फॉर ऑल बिजनेस ऑब्लिगेशंस एंड एंजॉय करता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। बट यहाँ पे हम बात करें तो ये हाइब्रिड है, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी दोनों के फीचर्स देखने को मिलेंगे, और ये प्रोवाइड करता है सोल प्रोप्राइटर को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आप स्टैब्लिश कर सकते हो एक कंपनी, और यहाँ पे जो कंपनी बनेगी बेटा उसको क्या किया जाता है, प्राइवेट कंपनी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, विद लिमिटेड लायबिलिटी। तो मैंने पहले डेफिनेशन आपको अच्छे से टाइम लगा करके समझा दी है, अब बाकी के छोटे छोटे पॉइंट फटाफट से खत्म करते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे नो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो नो कंपल्सरी यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, तो नो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन,
बट इसने लिखा है इसको सेल शुड बी रजिस्टर्ड, ओबीसी शुड बी रजिस्टर्ड, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, यानी जो आपका जो कंपनी का एक्ट है 2013 वाला, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो ओपीसी है उसको शुड बी रजिस्टर्ड, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 में के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पे? एमसीए की वेबसाइट पर। एमसीए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, आरओसी की जो साइट होती है बेटा, इनकी अपनी वेबसाइट है एक, ठीक है, तो वहां पे जाके इसको क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, देन इसके बाद डायरेक्टर की बात करें तो नो डायरेक्टर रिक्वायर्ड, यहाँ पे डायरेक्टर वाली बात नहीं आती है बेटा, बट इसमें बेटा डायरेक्टर की बात आती है तो ये लिखा है वन, मिनिमम ऑफ वन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, यानी कम से कम एक, ज्यादा रख सकते हो, ज्यादा में दिक्कत नहीं है, बट कम से कम आपको एक डायरेक्टर तो यहाँ पे चाहिए 1% में। क्लियर होता है? देन आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कल को कोई दिक्कत हुई तो आपके घर से बर्तन वर्तन निकाल करके भेज देंगे, मगर पैसा अब जो बाहर का बंदा वो आपसे पूरे पैसे निकलवाएगा इस वाले केस में। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बहुत दिक्कत है, रिस्क ज्यादा है। ठीक है, बट यहाँ पे जो लायबिलिटी बेटा थोड़ा लिमिटेड है, क्या है? लिमिटेड है, यानी लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। क्लियर? तो हमारे 1 2 3 4 पॉइंट हमारे अच्छे से क्लियर हो गए, आपने साथ साथ में नोट डाउन भी कर ही लिया होगा। देन आगे बढ़ते हैं, इसमें लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो उसने बोला सोल प्रोप्राइटर इज नॉट कंसिडर्ड एज, इसको कंसिडर नहीं किया जाता एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी जो हमने कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो वो कहता है कि बिजनेस जो है वो अलग होता है, ऑनर अलग है, यानी बिजनेस ऑनर से सेपरेट माना जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? बट यहां पे इसने बोला कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है बिजनेस से अलग, यानी इसको सेपरेट नहीं माना जाता, ऑनर बिजनेस एक ही मान लिया जाता है इस वाले केस में। ठीक है, बट यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो लिखा है 1% कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे बिजनेस अलग माना जाता है, ऑनर अलग माना जाता है। इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के होंगे वो बिजनेस के ही माने जाएंगे, ऑनर के नहीं माने जाएंगे इस वाले केस में। बट यहाँ पे ऑनर बिजनेस दोनों के ट्रांजैक्शन एक ही है, समझ लो एक तरीके से। ठीक है ना, बिजनेस के ट्रांजैक्शन, इसका मतलब वो ऑनर के भी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑनर और बिजनेस को सेम माना गया है, यहाँ पे ऑनर और बिजनेस को अलग अलग माना गया। समझ में आ गया इस वाले केस में? देन टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो इनकम जनरेटेड, जो इनकम यहाँ पे जनरेट होगी, जो आप पैसा कमाओगे, उसको ट्रीट किया जाएगा बेटा ऑनर की इनकम। किसकी मानी जाएगी? जो मालिक है उसी की इनकम मान ली जाएगी। और फिर अब मालिक है तो बेटा वो इंडिविजुअल का केस हो जाएगा, तो इंडिविजुअल इनकम के हिसाब से उसको टैक्स किया जाएगा, तो हैंस टैक्स्ड एज एन इंडिविजुअल इनकम। जैसे एक इंडिविजुअल पैसे कमाता है वैसे ही हम मानेंगे कि वो आपने कमाया और आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। क्लियर है? तो कैश किस बेसिस पे लगेगा? इंडिविजुअल बेसिस पे लगेगा। ठीक है ना, बट यहाँ पे 1% कंपनी उसको आप रजिस्टर करते हो एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तो आपको पता ही है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होती है। ठीक है ना, एंड हैंस जो टैक्स यहाँ पे लगेगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जो भी टैक्स आपका बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? जैसे प्राइवेट कंपनीज पे लगता है उसी अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होता है। तो उसने लिखा है एंड हैंस टैक्स्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर प्राइवेट कंपनीज, यानी प्राइवेट कंपनीज के लिए जो जो कॉन्सेप्ट होता है लगभग उसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे टैक्स किया जाता है। बट यहाँ पे बिजनेस की जो इनकम होगी वो बिजनेस ऑनर तो सेम ही है, तो इसलिए वो ऑनर की इनकम मान ली जाएगी, और उसको फिर इंडिविजुअल इनकम के बेस पे जैसे हैंस टैक्स्ड एज एन इंडिविजुअल इनकम, जैसे इंडिविजुअल की इनकम पे टैक्स होता है वैसे इसको ट्रीट किया जाता है। क्लियर? देन इनकम टैक्स का रेट यहाँ पे देखा गया है लोअर एज कंपेयर टू ओपीसी। ओपीसी के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे लोअर टैक्स रेट रहता है, जबकि यहाँ पे जो टैक्स रेट आता है वो क्या आता है? हायर एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा है, सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से यहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा लगता है, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे कम लगता है। क्लियर है? 7 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। डन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन की अगर हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है डज नॉट हैव, यहाँ पे कोई परपेचुअल सक्सेशन वाला केस नहीं होता, तो डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। अब ये होता क्या है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि हम ये मान के चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, कि जो है ना बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, ये स्टॉप नहीं हो सकता, बिजनेस स्टॉप नहीं होगा, ये मान के चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इन केस किसी की डेथ हो जाती है तो हम मानेंगे कि ये चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, तब भी डेथ होने के बाद भी, तो उसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, यानी जिसमें कोई रुकने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो चलता रहेगा। बट यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंगल बंदा मान लो यहाँ पे बिजनेस चला रहा है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस तो भाई कौन चलाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सिंगल बंदा बिजनेस चला रहा है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कौन चलाएगा? ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा।
तो इसलिए ये बिजनेस बंद हो जाता है। तो इसने लिखा सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, यानी तब तक टिका रहेगा जब तक वो ऑनर टिका रहेगा। ऑनर गया, बिजनेस गया, इस वाले केस में। बट यहाँ पे ओपीसी के पास एक फीचर होता है, हैज द फीचर ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसका मतलब अगर यहाँ देखो, यहाँ पे भी सिंगल बंदा होता है बट वो मर गया, बिजनेस खत्म। बट यहाँ पे भी सिंगल बंदा होता है बट वो मर गया, उसके बाद भी बिजनेस चलेगा। वो आप बोलोगे कैसे चलेगा, तो देखो इस वाले में एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन नहीं सॉरी, इसमें एक बात होती है कंपलसरी में कि आपको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। इसमें नॉमिनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसमें है कि आपको नॉमिनी रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आप नॉमिनी रखोगे तो इसका मतलब अगर किसी केस में अगर उस मेंबर की डेथ हो जाती है, सिंगल मेंबर था वो मर जाता है, तो उसको जो नॉमिनी होगा वो बिजनेस को आगे रन करेगा। इसलिए यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन रहता नहीं, बिजनेस क्लोज नहीं होगा, बिजनेस आगे चलता चला जाएगा, स्टॉप नहीं होगा, ठीक है ना। बात समझा गया, यानी इसमें बिजनेस क्लोज होगा, अगर मेंबर मर जाता है तो बिजनेस क्लोज देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। बट यहाँ पे इसने बोला ऐसा नहीं होगा, जो नॉमिनी होगा वो उसको आगे फर्दर आगे क्या करेगा, उसको रन करेगा इस वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज होने के चांसेस है, यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गया। तो ये 8 के 8 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, और जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।